हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। स्वागत करता हूं मैं साहिर कमाल आप सभी को और उत्तर प्रदेश के एकमात्र सबसे विश्वसनीय नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल पर आज का ये 30 मिनट का सेशन आपकी पूरी ग्रामर को कंप्लीट कराएगा। एक के बाद एक एमसीक्यूज और एक के बाद एक सवाल आएंगे रैपिड फायर के तरीके से। आप बच्चों को केवल और केवल स्क्रीनशॉट लेना है और नोट डाउन करना है यदि आप कर सकें, लेकिन मेरी एक्सप्लेनेशन को कान में लीड लगाकर जरूर सुनिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है नरेशन। जी हाँ, नरेशन और नरेशन का पहला सवाल आपके सामने ये रहा और पूछ रहा है क्या, देखते हैं। He said I have got a toothache। toothache का मतलब होता है बेटा दांतों में दर्द। यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस दिया हुआ। असर्टिव सेंटेंस हम दैट का प्रयोग करते हैं। जहां पर देख लीजिए दैट का प्रयोग है कहां पर है, सब में दैट का प्रयोग यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर दैट का प्रयोग ही नहीं दिया है। अब ऑप्शन नंबर सेट यहाँ पर हैड दिया है, जबकि यहाँ पर सेट लिखा है तो हैड का कोई मतलब ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। यहाँ पर ही सेट लिखा, फिर दैट लगाया, उसके बाद आई को चेंज किया ही के अनुसार, हैड गॉट अ टूथ एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है शी थैंक्ड मी। उसने मुझे थैंक किया और इसे कह रहा है कि डायरेक्ट नरेशन में कर दीजिए। तो डायरेक्ट नरेशन में क्या करना है, उसने मुझसे कहा क्या, थैंक यू, यही कहा होगा। तो इसका मतलब है शी सेड टू मी। शी सेड टू हिम लिखा है, नहीं हो सकता। शी सेज टू हिम लिखा नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर मी है। और शी सेज टू मी, यहां पर से लिखा हुआ है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर थैंक्ड लिखा है तो पास्ट इंडेफिनिट में होगा बेटा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। शी सेड टू मी थैंक यू। देखो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया था। तो थैंक यू जब भी आ जाए तो डायरेक्टली वो कह सकता है शी इज थैंक्ड मी, उसने मुझे शुक्रिया अदा किया, या फिर उसने मुझसे कहा शुक्रिया। तो दोनों सही है। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, विहान सेड टू मी व्हाट्स योर नेम। ये है आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में जब भी आप देखेंगे तो यहां पर आपको दैट नहीं मिलेगा, आपको इफ या वेदर में से कोई एक कंजंक्शन लगाना है, या फिर अगर इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव के फॉर्म में आ जाए, मतलब जहां पर कोई क्वेश्चन वर्ड ऑलरेडी दिया हो तो वही क्वेश्चन वर्ड आपका कंजंक्शन बन जाता है। तो यहां पर देखेंगे क्या, सब में देखो सेट टू को आस कर दिया गया, बिल्कुल सही है। विहान आस, विहान आस, विहान आस, विहान आस। उसके बाद मी भी लगा, बिल्कुल सही है। बट यहां पर लिखा है व्हाट इज माय नेम। अब इसको इज नहीं लिख सकते क्योंकि हम कर रहे हैं नरेशन, और नरेशन में यहां के अनुसार आपकी जो आगे आने वाली वर्ब होती है वो पास्ट में चली जाती है, तो इज नहीं आएगा। उसके बाद लिखा है व्हाट माय नेम इज, यहां पर भी इज दे दिया, इज नहीं आएगा। इफ माय नेम, यहां पर इफ नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी व्हाट दिया है, व्हाट एक कंजंक्शन है, इसलिए ये नहीं हो सकता है। व्हाट लगाइए, माय नेम वाज, ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, शिरीन विल से आई डू योगा इन द मॉर्निंग। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, जब भी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में हो तो आगे आने वाला जो टेंस होगा वो बदलेगा नहीं, इवन दो हम उसके प्रोनाउन को चेंज कर सकते हैं। तो आई को तो चेंज किया जा सकता है, बट यहां पर डू जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंबल है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही टेंस रहेगा, चाहे वहां पर आई लिखा हो या ही लिखा हो। ही लिखा होगा तो डस आ जाएगा, अगर आई लिखा होगा तो डू आ जाएगा। तो देखते हैं, यहां पर फ्यूचर दिया हुआ था, देखते हैं कहां पर दिया हुआ। देखो यहां विल से, यहां पर विल से, जबकि यहां सेट दे दिया, यहां पर यूज टू दो, कोई मतलब ही नहीं है इन दोनों ऑप्शन का। तो शिरीन विल से, शिरीन विल से, आगे दैट लगाना है, दैट यहां पर भी है, दैट यहां पर भी है। आई को किस में चेंज किया, शिरीन के अनुसार, तो यहां पर शी है, यहां पर भी शी है। अब यहां पर देखो पास्ट में दे दिया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए कट गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, क्योंकि यहां पर हमने आपसे कहा था कि अगर आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में आपकी रिपोर्टिंग वर्ब आ जाए तो बेटा रिपोर्टिंग वर्ब के प्रेजेंट में या फ्यूचर में होने की वजह से आगे आने वाले टेंस को चेंज नहीं करते, इसलिए आगे आने वाला जो टेंस होगा वो पास्ट में नहीं बल्कि प्रेजेंट में ही रहेगा। क्योंकि यहां आई था इसलिए डू था, जब इसे शी कर दिया गया तो यहां पर डज हो गया ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आगे बढ़ते हैं। द मदर सेड टू द बेबी डोंट टच द फायर। अब यहाँ डोंट से आप समझ गए होंगे कि ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। क्या है बेटा, एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में आप जब भी डोंट वाला देखें तो उसे दो तरीके से बनाते हैं। देखते हैं यहाँ पर कौन सा तरीका दिया है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में कौन सा सही है, देखते हैं पहले। द मदर वांट द बेबी नॉट टू टच द फायर, सही लग रहा है, देख लेते हैं। द मदर ऑर्डर द बेबी टू नॉट कभी आएगा नहीं बेटा, नॉट के बाद ही टू आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी तो ऐसे ही कट गया। द मदर टोल्ड द बेबी दैट इट शुड नॉट टच द फायर, तो यहां पर भी ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर दैट लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। कभी भी आप इंपेरेटिव सेंटेंस कर रहे हो तो इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा टू लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी जाती है। यदि डोंट आता है तो नॉट लगा करके, टू लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है एक तरीके से। तो यहां ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल नहीं, जो कि ए बी और सी हो नहीं सकता, ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ऐसी कंडीशन में आप दूसरे तरीके को अपना सकते हैं। यदि आपको नहीं लग रहा है, यहां पर देखो वार्न किया है, तो मां ने अपने बेटे को वार्न किया
फायर को टच मत करो। इस तरीके में यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी वर्ब का यूज करें, ऑर्डर करें, रिक्वेस्टेड करें, कमांडेड करें, वार्नड करें, आस्क्ड करें, सेड करें, नहीं समझ में आ रहा है तो डोंट वाले सेंटेंस में एक वर्ब है कॉमन वर्ब, वो याद रखिएगा, फॉरबिड। क्या है बेटा? फॉरबिड। सेशन को शेयर करते रहिएगा बेटा, ये एक रैपिड फायर सीरीज है जो कि आपकी ग्रामर के ऊपर है, आपकी पूरी ग्रामर कंप्लीट होगी। तो यहां पर आप लिख सकते थे द मदर फॉरबिड द बेबी। अगर आपने यहां पर ये लिख दिया होता द मदर फॉरबिड द बेबी, तो उसके बाद टू टच द फाइल लिख सकते थे, डोंट ऑलरेडी हट जाता, क्योंकि डोंट का जो सेंस था वो फॉरबिड में आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। द मेट ऑफिस सेज इट विल रेन हैवली टुडे। ठीक है, मेट ऑफिस सेज I think this is the name of the office. So the Met Office says it will rain heavily today. So I think the Met Office says, यहाँ पर says लिखा है तो यहाँ पर भी says है, यहाँ पर भी says है, यहाँ पर भी says है, none of the above, ये होगा नहीं तो ऑप्शन नंबर डी तो काट दीजिए। उसके बाद that लगाएंगे, बिल्कुल यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, यहाँ लगा है। अब यहाँ पर देखो it के साथ will लगा है, यहाँ पर भी will है, यहाँ पर would आ गया, यहाँ पर would आ गया, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट में दिया हुआ, जब प्रेजेंट में आपकी रिपोर्टिंग वर्ब या फ्यूचर में होती है तो आगे आने वाले टेंस को चेंज नहीं करते, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। नेक्स्ट है ब्रेन सेड टू मैंडी। ब्रेन ने मैंडी से कहा, ब्रेन एक आदमी होगा, मैंडी एक लड़की होगी। वेयर इज द मार्केट? मार्केट कहां पर है? अगेन द डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है तो वेयर ये कंजंक्शन बन जाएगा। देखते हैं कहां कहां पर है। देखो इफ लगा दिया, ये कंजंक्शन यहां पर नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी तो कट गया। ब्रेन आस्क मैंडी, ब्रेन आस्क मैंडी वेयर वेयर द मार्केट, द मार्केट। अब यहां पर हैड बीन, अब यहां पर वाज। अब जरा देखेंगे किस टेंस में दिया है, ये प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट में दिया हुआ है तो सिंपल प्रेजेंट में देने पर सिंपल पास्ट में होगा, तो हैड बीन तो नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए कट गया। ऑप्शन नंबर बी समझ में आ रहा है। चौथा वाला भी पढ़ लेते हैं। ब्रेन आस्क मैंडी वेयर वुड, वुड कहां से आ गया? ऑप्शन नंबर डी भी कट गया। वुड का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहां पर इसको वॉज में कर देंगे तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेनिस सेड टू मिस्टर जॉर्ज प्लीज बी काइंड टू मी। अब यहां पर प्लीज लग जाने पर आपको तुरंत समझ में आ गया होगा कि एक सेंटेंस ये इंपरेटिव है। क्या है बेटा? इंपरेटिव है, और इंपरेटिव होने की वजह से आपको केवल टू लगा दीजिए और बी लगा करके जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, और चूंकि प्लीज लिखा है तो इसलिए रिक्वेस्टेड वर्ड में ही चेंज होगा, तो ऑप्शन नंबर सी ऐसे कट गया, ऑप्शन नंबर डी ऐसे कट गया, क्योंकि कह रहा है नन ऑफ द अबव, बट आंसर तो है ना उसमें। ए और बी देख लेते हैं। डेनिस रिक्वेस्टेड मिस्टर जॉर्ज, डेनिस रिक्वेस्टेड मिस्टर जॉर्ज। देखिए अब यहां पर फॉर लगा दिया गया और बी लगा दिया गया, तो गलत। फॉर के बाद हमेशा जो वर्ब आएगा, जो भी वर्ब आएगी वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगी, क्योंकि फॉर एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है। यदि वहां नाउन नहीं है, वर्ब है, तो वर्ब भी जेरेंडियल फॉर्म में यूज होगी। दैट मींस द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड द जेरेंड इफ इट इज यूज्ड जस्ट आफ्टर एनी प्रीपोजिशन। अगर किसी प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ड यूज हो रहा है, दैट मस्ट बी अ नाउन, और अगर वो नाउन नहीं है तो उसे वर्ब को, उस वर्ब को नाउन के रूप में लिखा जाएगा। तो यदि यहां पर फॉर बीइंग लिखा होता तो ठीक होता, लेकिन चूंकि फॉर बी लिख दिया, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही है। टू बी काइंड टू मी, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मुराद सेड टू रॉबिन, मुराद ने रॉबिन से कहा हु हैज हर्ट यू। अब यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट दे दिया है तो सिंपल ही है, इसको आप हैड में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन उसके बाद यहां पर हु दिया हुआ है, यहां पर सेड टू दिया हुआ है, तो ये हैड में चला जाएगा। मुराद आस्क रॉबिन इफ, क्यों आएगा बेटा? कोई दिक्कत, मतलब इसका मसला ही नहीं है, इफ नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर जो हु दिया हुआ है इट इज ऑलरेडी अ कंजंक्शन, ये अपने आप में कंजंक्शन है। यहां पर देखिए होम दे दिया है तो ऑप्शन नंबर सी कट गया, ऑप्शन नंबर ए कट गया, क्योंकि यहां इफ दे दिया, यहां होम दे दिया, होम का कोई सेंस ही नहीं है। तो डी और बी पर देख लेते हैं। मुराद आस्क रॉबिन, मुराद आस्क रॉबिन हु। अब यहां पर देखो हैड दिया है, हैज को हम किस में चेंज करेंगे? हैड में, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वॉज कट जाएगा क्योंकि वॉज नहीं होगा। माय ग्रैंडमदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। यहां पर ये सेंटेंस दिया हुआ है बेटा ऑप्टेटिव टाइप में। ऑप्टेटिव टाइप में भी जब आप सेंटेंस को ऐड करते हैं तो दैट वर्ड का प्रयोग करेंगे। लेट्स सी क्या होगा। माय मदर प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। आई थिंक दिस इज द राइट, बट सेकंड वाले को चेक करते हैं। माय मदर प्रेड दैट यू मे लिव लॉन्ग। अब यहां पर जो ये वर्ड है बेटा यू, तो यू को मी के अनुसार चेंज करेंगे, क्योंकि ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, हम स्पीड में जरूर बोल रहे हैं क्योंकि कम समय आपके पास बचा है, तो कम समय में जितना ज्यादा सवाल करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिट है बेटा। ठीक है, इस वजह से आप लोगों को थोड़ा स्पीड में मिल रहा है चीजें, इसलिए क्योंकि समय कम है और आप लोग पढ़ा नहीं है आपने पिछले 8 महीने 9 महीने, लेकिन बच्चे तो आप भी हमारे हैं, इसलिए हम आपसे कहना चाह रहे हैं बहुत ध्यान से कान में लीड लगाकर सुनिएगा और इसे डबल एक्स स्पीड में मत देखिएगा तो और नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत तेज बोल रहे हैं ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो सके। माय ग्रैंडमदर सेड टू मी। अब यहां पर जो सेकंड पर्सन है बच्चा, इसको चेंज किया जाता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे क्या लिखा है? मी, और ये हो जाएगा आई। तो यहां पर यू वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। यू में लिव लॉन्ग नहीं कह रहा है वो, आई माइट लिव लॉन्ग। मे को हमने कर दिया माइट, बिल्कुल सही, मे को कर दिया माइट और आई कर दिया किसको? यू को। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। थर्ड वाला गलत है, विश्ड दैट आई मे लिव लॉन्ग, क्योंकि यहां
पर मे को मे लिख दिया गया, जबकि हम जानते हैं कि प्रेजेंट से पास्ट में चला जाता है। मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है, कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है, डू का पास्ट फॉर्म डिड होता है, ये सब जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे बेटा। मिसेस रेड्डी सेड आई वांटेड टू बाय एन आईफोन लास्ट ईयर। मैं एक आईफोन खरीदना चाहती थी लास्ट ईयर। चलिए देखेंगे। मिस रेड्डी सेड दैट, यहां पर सेड लिखा है तो सेड को टोल्ड नहीं करेंगे जब तक यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता। अगर ऑब्जेक्ट दे दिया है तो सेड को आप टोल्ड कर सकते हैं, बट यहां पर सेड को सेड ही लिखेंगे। सब में लिखा हुआ है, आगे दैट लगेगा क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। दैट लगा। उसके बाद आई कौन है? मिसेस रेड्डी। यहां पर भी शी है, यहां पर भी शी है, यहां पर भी शी है। अब देखो यहां पर वांटेड दे दिया, दिस इज ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट। अगर पास्ट इंडेफिनिट है बेटा, ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट आ गया, तो इसे पास्ट परफेक्ट में करते हैं, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट छोटा पास्ट होता है और पास्ट परफेक्ट बड़ा पास्ट। उसी तरह पास्ट कंटीन्यूअस आने पर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कर देते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस छोटा कंटीन्यूअस पास्ट होता है और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस थोड़ा बड़ा होता है। इसलिए आप हमेशा याद रखें, पास्ट इंडेफिनिट के आने पर पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। तो यहां पर वुड नहीं हो सकता, वांटेड को यहां वांटेड लिख दिया। ऑप्शन नंबर बी भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हैड वांटेड टू बाय एन आईफोन लास्ट ईयर, यहां से मिस हो गया, लास्ट ईयर ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई सेड टू माय टीचर गुड मॉर्निंग मैडम। दिस इज आल्सो ऑप्टेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। ये भी एक ऑप्टेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस है। ऑप्टेटिव टाइप में किसी को विश किया जाता है, किसी के लिए प्रे किया जाता है, किसी को कर्ज किया जाता है। आई सेड टू माय टीचर, इसका मतलब मैंने अपने टीचर से कहा। तो अब यहां पर गुड मॉर्निंग करा हुआ है, तो भाई मैडम वर्ड लिखा है। अगर यहां पर सर या मैडम आ जाए, इस पार्ट में सर या मैडम आ जाए बेटा, तो ये हमेशा याद रखिएगा रिस्पेक्टफुली वर्ड जरूर ऐड कर दीजिएगा। रिस्पेक्टफुली, जब भी आप किसी को कहते हैं ना गुड मॉर्निंग सर, तो आपने उसे रिस्पेक्टफुली बुलाया सर। ये नहीं कहा गुड मॉर्निंग संतोष कुमार, गुड मॉर्निंग और हरीलाल, ऐसे नहीं बुलाएंगे। तो आप वहां रिस्पेक्टफुली लगा दीजिएगा। आई रिस्पेक्टफुली विश्ड माय टीचर, मैंने अपने टीचर को रिस्पेक्टफुली क्या किया? विश किया। और क्या विश किया? गुड मॉर्निंग। दिस इज द इनडायरेक्ट वे। ये एकदम इनडायरेक्ट वे है अपनी बात कहने का, जैसे वहां पर थैंक यू वाला सेंटेंस था, आपने देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो भी है, राशि सेड माय मदर इज माय बेस्ट फ्रेंड, मेरी माँ मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। ये भी एक असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में दैट लगाते हैं बेटा, तो दैट लगा दीजिए। यहाँ पर देखिए दैट सभी में लगा है, केवल यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर डी कट गया है। राशि सेड दैट। अब माय मदर हर मदर। अब हर मदर कहाँ से आ गया भाई? जाहिर सी बात है, माई किसके लिए यूज हुआ? राशि कौन है? एक लड़की हो। लड़की के लिए जो पॉजिटिव केस होगा वो क्या होगा बेटा? हर। इसका मतलब है यहाँ माई कट गया। ऑप्शन नंबर ए गलत, बी गलत, सी सही, क्योंकि यहाँ पर हर मदर है। और यहाँ पर इस था, इसको हमने वॉश कर दिया। यहाँ पर माई था, इसलिए इसे हर कर दिया। बेस्ट फ्रेंड को बेस्ट फ्रेंड लिखा। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। स्क्रीनशॉट लेते रहिए बहुत तेजी के साथ। गोलू सेड टू मोलू विल यू गिव मी योर लैपटॉप। गोलू ने मोलू से कहा क्या तुम मुझे अपना लैपटॉप दोगे? दिस इज सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए बेटा, वहां पर इफ वर्ड का प्रयोग करना है आप लोगों को। कहां पर लगा है बेटा? नन ऑफ द अबव यहां पर दिया हुआ है, इफ और वेदर। अब दोनों यहां पर दिए, चलिए चेक कर लेते हैं। गोलू ने मोलू से कहा वेदर इफ। अब यहां पर ही आ रहा है, यहां पर यू है, मोलू कौन है? लड़का। लड़के के लिए हमने सब्जेक्ट क्या लिखा? ही लिखा। यहां पर भी ही, यहां पर भी ही। अब यहां पर विल था, विल का वुड कर दिया, गिव। अब यहां पर मी वर्ड है, मी किसके लिए यूज हुआ है? मोलू के लिए, गोलू के लिए। गोलू क्या? एक लड़का। लड़के के लिए क्या यूज होगा? ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहां पर हिम दे दिया है, ऑप्शन नंबर यहां पर मी दे दिया। ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो ये भी गलत, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। नेक्स्ट है सोनू विल आस्क यू। अब यहां पर फिर से आपको देखने को मिलेगा फ्यूचर में, और फ्यूचर में दिया हुआ, इसका मतलब आगे आने वाले जो सेंटेंस होगा उसका टेंस चेंज नहीं होगा। तो यहां पर डू यू लाइक कॉफी तो लिखा है, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट में ही रहेगा, इवन दो द सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव। ये प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा, लेकिन सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव होने की वजह से यहां पर फिर से हम इफ वर्ड को देखेंगे, चारों में लगा हुआ है, जरा देखेंगे। विल आस्क, ठीक है। सोनू विल आस्क यू। अब यहां पर इफ लगाया गया, ठीक है, इफ लगा दिया गया। अब यहां जो यू है बेटा, यू में कन्वर्ट होगा तो यू ही लिखा जाएगा। अब यू डू लाइक कॉफी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है। अब यहां पर इफ के बाद डू नहीं लगेगा बेटा। जब भी कोई कंजंक्शन लग जाता है, कंजंक्शन के बाद हमेशा और हमेशा असर्टिव फॉर्मेट यूज होता है। असर्टिव फॉर्मेट ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यहां पर इफ के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकती, ऑप्शन नंबर बी गलत। यहां पर इफ ही लाइक्स, यहां पर ही कोई हो नहीं सकता, क्योंकि यू को यू में कन्वर्ट किया गया, तो ही क्यों आ गया? ऑप्शन नंबर सी गलत। यहां पर यू लाइक कॉफी, इफ यू लाइक कॉफी देख लेते हैं, ये यू डू लाइक कॉफी या यू लाइक कॉफी, तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो रहा है, क्योंकि यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यू लाइक कॉफी लिखा जाएगा। यहां पर हेल्पिंग वर्ब का मतलब नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में लगती है, जबकि आप जब कोई इंट्रोगेटिव को कन्वर्ट करेंगे तब वो अफर्मेटिव फॉर्म में हो जाएगा। अफर्मेटिव फॉर्म में डू डज नहीं आता, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म में आता, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अच्छा नेक्स्ट से पहले आप हम सभी से जुड़ सकते हैं इस आईडी पर, हैशटैग चला सकते हैं, हैशटैग यूपी टॉपर। किस डिस्ट्रिक्ट से आप
यहाँ पर लिखिए हर घर विद्या कुल, और ये है आपके टीचर्स से जुड़ने के लिए उनकी इंस्टाग्राम आईडी। चलिए अब आपका आने वाला है सिंथेसिस, सिंपल बनाना है, बट आंसर भी है, समझा देते हैं। ही सॉ अ लॉइन, उसने एक लॉइन देखा, द लॉइन वाज वेरी फ्यूरियस, उसने एक लॉइन देखा, लॉइन कैसा था, फ्यूरियस था। तो यहाँ पर जो फ्यूरियस वर्ड है बेटा ये किसके लिए, लॉइन के लिए। ही सॉ अ वेरी फ्यूरियस लाइन, नाउ इट हैज बिकम सिंपल सेंटेंस, यहाँ पर सिंपल सेंटेंस बन गया बाय यूजिंग एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव का प्रयोग करते हुए हमने इसको सिंपल सेंटेंस बनाया। यहाँ पर एक वर्ब थी, यहाँ पर भी एक वर्ब थी, दोनों वर्ब में से किसी एक वर्ब को हटाना ही सिंपल सेंटेंस बनाना है। अगर दो सिंपल सेंटेंस दे दिया जाए, तीन दे दिया जाए, तो उन सब में एक ही वर्ब को रख सकते हैं। अगर दो वर्ब को रख दिया तो वो सेंटेंस कभी भी सिंपल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखिए हमने उसी दोनों बातों को हमने एक सेंटेंस में बोला, ही सॉ अ वेरी फ्यूरियस लाइन, उसने एक बहुत ही फ्यूरियस लाइन देखा। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, कालिदास वाज अ ग्रेट पोएट, दिस इज अ फैक्ट, कह रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दीजिए। दिस इज अ फैक्ट को आप कह सकते हैं एवरीबडी नोज द फैक्ट, या तो इस तरीके से बनाइए, एवरीबडी नोज द फैक्ट दैट इज द मोस्ट यूजेबल कंजंक्शन इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने में सबसे ज्यादा अगर प्रयोग होता है तो वो दैट वर्ड का प्रयोग किया जाता है। एवरीबडी नोज द फैक्ट दैट कालिदास वाज अ ग्रेट पोएट, कालिदास बहुत ही ग्रेट पोएट थे, या तो ये ठीक है। दिस इज अ फैक्ट, अगर आप चाहें तो इट इज द फैक्ट आप इसे लिख सकते हैं, इट इज द फैक्ट आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हम दूसरा तरीका बता देते, दैट, अब दैट के बाद कालिदास वाज अ ग्रेट पोएट, ये फैक्ट है कि कालिदास एक ग्रेट पोएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, ही डिड नॉट वर्क ही फेल्ड, कंपाउंड सेंटेंस बना रहा, ही डिड नॉट वर्क, अब देखो यहां पर उसने काम नहीं किया और वो फेल हो गया, तो इसका मतलब उसका एक्शन, उसके बाद उसका रिजल्ट क्या निकल के रहा है। जब भी आपको ऐसे सेंटेंस मिल जाए उसमें आप तुरंत सो या देयरफॉर का प्रयोग कर सकते हैं कंपाउंड बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, कंपाउंड बनाने के लिए। ही डिड नॉट वर्क हार्ड सो ही फेल्ड, उसने मेहनत नहीं करी इसलिए वह फेल हो गया। अब अगर इसी सेंटेंस को आपसे कह दे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, बस यहीं पर बिकॉज लगा दीजिए, लेकिन 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 बिकॉज लगाने से पहले इस बात को ध्यान रखिएगा, जहां पर सो लगाते हैं वहां बिकॉज तो लगा सकते हैं, लेकिन सेंटेंस को उल्टा करना पड़ेगा। ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, यही सेंटेंस कॉम्प्लेक्स भी बन जाएगा। और आप में से ज्यादातर बच्चे गलती करके आते हैं, ये सेंटेंस जानबूझ करके एग्जाम में दिया जाता है, आपको सो याद रहता है सो उठा के लगा देते हैं, बिकॉज याद रहता है तो बिकॉज लगा देते हैं, लेकिन आप ये नहीं देखते कि सेंटेंस को कब पहले रखना है कब बाद में रखना है। तो जब भी आपको देखने हो तो देख लेना, बाद में अगर परिणाम आ रहा है बेटा ही फेल्ड, उसका परिणाम निकला, भाई उसने मेहनत नहीं करी इसलिए फेल होगा। तो अगर परिणाम बाद में लगा हुआ है और पहले उसका कारण दिया हुआ है तो यकीन मानिए वो कंपाउंड सेंटेंस सो बना के बन जाएगा। यदि उसी सेंटेंस को आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है तो बिकॉज लगा सकते हैं, लेकिन सेंटेंस को उल्टा करना पड़ेगा, तब कारण बाद में, कारण को बाद में रखने का मतलब, क्योंकि बिकॉज का मतलब ही होता है क्योंकि, इसका मतलब क्या होता है क्योंकि, और क्योंकि के बाद आगे का जो सेंटेंस आएगा वो कारण ही तो आएगा, रीजन आएगा, तो रीजन बाद में आ जाता है। अगर रीजन बाद में आ जाए बच्चे तो समझ लेना कि वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और अगर परिणाम बाद में आ जाए, परिणाम बाद में आ जाए तो वो समझ लेना कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट है बेटा, समवन हैज स्टोलन माय पेन, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता किसी ने मेरा पेन चुरा लिया है। इसे कह रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब कह रहा है मुझे नहीं पता किसने मेरा पेन चुरा लिया। अब यहाँ पर समवन की जगह हटा करके हमने क्या लिख दिया, हु लिख दिया, और हु भी बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला कंजंक्शन है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, हु हैज स्टोलन माय पेन, किसने मेरा पेन चुरा लिया है। नेक्स्ट है, विच इज योर हाउस, प्लीज शो मी, तुम्हारा घर कौन सा है मुझे बताओ, सिंपल सेंटेंस बता रहा है, तो प्लीज शो मी योर हाउस, सिंपली आप कहिए ना मुझे अपना घर दिखाओ कृपया करके। अब यहाँ पर अलग अलग सेंटेंस बोला गया, उसी बात को एक सेंटेंस बोला गया कि प्लीज शो मी योर हाउस, तुम अपना घर मुझे कृपया करके दिखाओ। नेक्स्ट है बेटा, द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ फ्लावर, दिस इज सर्टेन, अगेन दिस इज सर्टेन, दिस इज द फैक्ट अगर आ जाए तो वहां पर इट इज सर्टेन लिख देना है, तो आप इसे कहेंगे इट इज सर्टेन दैट द रोज इज द स्वीटेस्ट फ्लावर। वहां पर भी दैट वर्ड का प्रयोग किया, यहां पर भी दैट वर्ड का प्रयोग किया, क्योंकि यहां कह रहा है यह सर्टेन है। क्या सर्टेन है, की का मतलब दैट के बाद द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ फ्लावर, सारे फूलों में सबसे स्वीट फ्लावर रोज होता है। नेक्स्ट है, आई वेंट टू द सर्कस आई परचेज 2 टिकट्स, मैं सर्कस गया मैंने 2 टिकट खरीदी। कंपाउंड सेंटेंस, बस कंपाउंड सेंटेंस में सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंजंक्शन एंड, यहां पर आप एंड लगा सकते हैं कि मैं सर्कस गया और मैंने 2 टिकट्स खरीदी। एंड वर्ड का प्रयोग 2 शब्दों को, 2 क्लॉजेस को, 2 फ्रेजेस को जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है, 2 इक्वल रैंक के सेंटेंस होते हैं तब। लेकिन उसके अलावा एंड वर्ड का प्रयोग एक जगह और किया जाता है, और वो होता है जहां कहीं भी एक सीक्वेंस ऑफ एक्शंस आए। सीक्वेंस ऑफ एक्शन का मतलब कोई व्यक्ति एक काम के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा काम करे। जैसे कि मान लो मैं घर में घुसा, मैंने लाइट ऑन करी, फिर मैं लेट गया, यही तो कहा जाएगा। क्या ये कहा जाएगा मैंने लाइट ऑन करी, मैं लेट गया, मैं घर में घुसा, ये तो नहीं कहा जाएगा। तो जहां पर भी सीक्वेंस ऑफ एक्शन, मैंने गाड़ी निकाली,
फिर उसे स्टार्ट किया और मैं मार्केट की तरफ गया, तो पहले गाड़ी निकालेगा, फिर उसे स्टार्ट करेगा, फिर मार्केट जाएगा। ऐसा कोई कहे मैं मार्केट गया, फिर मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, फिर मैंने गाड़ी निकाली, ये तो सीक्वेंस होगा नहीं। तो सीक्वेंस ऑफ एक्शंस को बताने के लिए भी हम एंड वर्ड का प्रयोग करते हैं। आई वेंट टू द सर्कस एंड आई परचेज 2 टिकट्स। नेक्स्ट है बेटा, ही वर्कड हार्ड, ही माइट नॉट फेल, सॉरी, उसने मेहनत करी, ही माइट नॉट फेल, वह फेल नहीं हो सकता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही वर्कड हार्ड लेस्ट ही शुड फेल। अब देखो क्या कह रहा है, उसने मेहनत करी, कहीं ऐसा ना हो वह फेल हो जाए। यहां पर जो लेस्ट वर्ड है ना बेटा, लेस्ट, इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। बेटा सेशन को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि एक प्रैक्टिस सेशन है ये, ताकि आपको कुछ ना कुछ मिलता रहे लगातार। कहीं ऐसा ना हो, तो अब उसने मेहनत क्यों करी, कहीं ऐसा ना हो कि वह फेल हो जाए। नेक्स्ट है, A sick man is walking there, he is very careful in it. A sick man is walking there, he is very careful in it. सिंपल सेंटेंस बना रहा है, दोनों सेंटेंस में अपनी अपनी वर्ब है, यहाँ पर ये वर्ब है, यहाँ पर ये वर्ब है ना। तो a sick man is walking there, वहां पर एक बीमार आदमी टहल रहा है, बहुत ही केयरफुल है इसमें, किसमें, टहलने में। तो अब आप देखें, a sick man is walking there very carefully, यहाँ पर हमने किस वर्ड का प्रयोग किया या किस मेथड का, जो कि सिंपल सेंटेंस बनाता है, एडवर्ब का। कैसे, एडवर्ब का यूज करते हुए हमने उसका पूरा सिंपल सेंटेंस बना दिया। एक बीमार आदमी वहां पर टहल रहा है, ध्यानपूर्वक, बहुत ही ध्यानपूर्वक एक बीमार आदमी वहां टहल रहा है। अ सिक मैन इज वॉकिंग देयर, ही इज वेरी केयरफुल इन इट। नेक्स्ट है बेटा, रन क्विकली यू विल मिस द ट्रेन, तेज दौड़ो तुम ट्रेन मिस कर दोगे। कंपाउंड कह रहा है, सो रन क्विकली अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, तेज दौड़ो वरना, अदरवाइज का मतलब होता है वरना तुम ट्रेन मिस कर दोगे, यही तो कहना चाह रहा है। अगर इसी सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बनाया जाए बेटा, तो यहीं पर आप लेस्ट वर्ड का प्रयोग कर लीजिएगा, रन क्विकली, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मिस कर दो ट्रेन, ठीक। लेकिन सेंटेंस लिखा ऐसे जाएगा, रन क्विकली लेस्ट यू, यहां पर फिर विल नहीं आएगा, बल्कि इसे आपको चेंज करना पड़ेगा, यू शुड मिस द ट्रेन, ठीक, यू शुड मिस द ट्रेन, यही करना है। तो यहां पर लेस जब लगाते हैं तो आगे आने वाले सेंटेंस में शुड वर्ड का प्रयोग जरूर करते हैं। नेक्स्ट है बेटा, ही वांटेड टू बाय सम क्लोथ्स, ही वेंट टू मार्केट, वह कुछ कपड़े खरीदना चाहता था, वह मार्केट गया। सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो वह कुछ कपड़े खरीदना चाहता था, वह मार्केट गया, तो सिंपली लिखिए, वह मार्केट कुछ कपड़े खरीदने के लिए गया। ही वेंट टू मार्केट टू बाय सम क्लोथ्स, कुछ कपड़े खरीदने के लिए वह मार्केट गया। नेक्स्ट है, ही इज अ नेम, दिस इज नोन टू ऑल, अगेन दिस इज नोन टू ऑल आ गया ना बेटा। अब यहां पर कह रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ, तो यहां पर दैट ही इज अ नेम इज नोन टू ऑल, या तो ये लिखिए या फिर लिखिए इट इज नोन टू ऑल दैट, इट इज नोन टू ऑल, यह सब जानते हैं, दैट ही इज अ नेम, क्या, ही इज अ नेम, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, He came to my father, he is the principal of a college, वह मेरे पापा के पास आया, वह प्रिंसिपल है। कौन प्रिंसिपल है, वह कौन होंगे, पापा ही होंगे। He came to my father, he is a principal of a college, कॉलेज के वह प्रिंसिपल है, कंपाउंड सेंटेंस कह रहा है। So he came to my father, who is the principal of a college। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो who लगा है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का होता है, जी नहीं, यहाँ पर आपको जो who मिला है, दिस इज एक्सेप्शन केस ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में who वर्ड का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन केस होता है जहां पर यह सेंस आ जाए एंड ही का, जैसे ही केम टू माई फादर, वह मेरे पिता के पास आया और वह स्कूल के प्रिंसिपल है। तो यहां पर जो और वह जब आ रहा है, इन दोनों को मिला करके हु लिखा गया, इन दोनों को ही मिला करके हु लिखा गया है। हु यहां पर जो आया, ही केम टू माई फादर हु इज द प्रिंसिपल ऑफ अ कॉलेज, जो कि प्रिंसिपल है कॉलेज के, इसलिए यहां पर जो हु लगा है बेटा, इसे आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं मानेंगे बल्कि कंपाउंड मानेंगे, ठीक। नेक्स्ट है बेटा, द कॉलेज वाज ओवर, ऑल द स्टूडेंट्स वेंट टू देयर हाउस। सिंपल सेंटेंस कह रहा बनाने को, कॉलेज ओवर हो गया, सारे स्टूडेंट अपने अपने घर चले गए, तो इसका मतलब है यहां पर दोनों वर्ब में से एक वर्ब को रखना है, एक को हटा देना है। द कॉलेज बीइंग ओवर, अब यहां पर क्या किया गया है, यहां पर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग किया गया है, जहां पर दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट को रखना कंपलसरी होता है, लेकिन वर्ब को नहीं रख सकते, इसलिए पहले वाले सेंटेंस में द कॉलेज लिखा, ठीक है। यहां पर वॉज जो आया, तो इज एमआर वॉज वर्ब अगर आ जाए तो उसे आप बीइंग में कर दीजिए कन्वर्ट, या फिर कोई वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट आ जाए तो उसे
हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कर दीजिए, तो यहां पर द कॉलेज बीइंग ओवर कॉमा लगाएंगे, यहां पर फुल स्टॉप नहीं कॉमा लगा दीजिएगा। ऑल द स्टूडेंट्स वेंट ओवर, कॉलेज ओवर होने के वजह से या कॉलेज ओवर होने के बाद सारे स्टूडेंट अपने अपने घर चले गए। ठीक है, नेक्स्ट है ही इज पुअर, ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स। वह पुअर है, वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन अजीब सी बात है ना, एक आदमी गरीब है वो कैसे मदद करेगा, ये ऑपोजिशन है। जब भी ऑपोजिशन आए तो उसे कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड दोनों में कर सकते हैं। यहां पर देखेंगे ऑल्दो इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। यदि आपसे कहा जाए इसे कंपाउंड बनाना है तो यहां पर यट लगा दीजिएगा बीच में, ऑल्दो यहां से हटा दीजिएगा, कंपाउंड बन जाएगा ये सेंटेंस। ऑल्दो ही इज पुअर ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स, यद्यपि अगर आपने शुरुआत में ऑल्दो लगाया तो ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर बीच में यट लगाया है तो ये सेंटेंस कंपाउंड है। आप यट की जगह बट लगा सकते हैं, बट की जगह स्टिल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टिल की जगह हाउएवर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सारे कंजंक्शन यहाँ पर लगा सकते हैं कंपाउंड बनाने के लिए। चलिए आ गया बेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। द कैट वाज टू क्लेवर टू बी कॉट, यहाँ पर रिमूव कह रहा है, टू को कर दीजिए, टू को क्या कर दीजिए बेटा, रिमूव कर दीजिए। तो रिमूव करेंगे, जब भी आप देखें टू आया तो टू से पहले वर्ब देख लीजिएगा, प्रेजेंट में कि पास्ट में, पास्ट में दी हुई है तो यहाँ पर पास्ट के वजह से आगे आने वाला जो सेंटेंस होगा बेटा यहाँ कैन नॉट नहीं कुड नॉट होगा। सो द कैट वॉज सो, यहाँ पर टू को कन्वर्ट किया सो में, वॉज को वॉज लिखा, सो क्लेवर। अब क्लेवर के बाद ये जो टू बी कॉट लिखा है इसको आप पैसिव फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि यहां पर पैसिव फॉर्म दिया गया है, दैट इट कुड नॉट बी कॉट, यहां पर इट कुड नॉट बी कॉट लिखा गया। नेक्स्ट है बेटा द ताज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग दैट आई हैव एवर सीन, सुपरलेटिव डिग्री में ताज इतनी अच्छी खूबसूरत बिल्डिंग है, द ताज इज मोर ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ताज किसी दूसरी बिल्डिंग से कहीं ज्यादा खूबसूरत है जो मैंने अब तक देखी। द ताज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग दैट आई हैव एवर सीन, यहां पर देखो सुपरलेटिव में बना दिया गया। नेक्स्ट है बेटा द टीचर डिड नॉट टीच मी यस्टरडे, इंट्रोगेटिव बनाने को कहा जाए, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिएगा इंट्रोगेटिव के लिए, असर्टिव के लिए। अगर असर्टिव सेंटेंस बेटा पॉजिटिव फॉर्म में है तो उसका इंट्रोगेटिव निगेटिव फॉर्म में बनेगा, अगर असर्टिव सेंटेंस निगेटिव फॉर्म में है तो उसका इंट्रोगेटिव पॉजिटिव फॉर्म में बनेगा। क्या, पॉजिटिव फॉर्म में। अब देखो ये सेंटेंस दिया हुआ है बेटा असर्टिव सेंटेंस, लेकिन साथ में नॉट भी तो लगा हुआ है, तो ये असर्टिव तो है लेकिन निगेटिव में है। इंट्रोगेटिव कैसा बनेगा, पॉजिटिव फॉर्म में। तो कह रहा है टीचर ने मुझे कल नहीं पढ़ाया, तो इसी बात को कहेंगे क्या टीचर ने मुझे कल पढ़ाया, टीचर ने मुझे कल नहीं पढ़ाया, क्या टीचर ने मुझे पढ़ाया, टीचर ने मुझे कल नहीं पढ़ाया। तो यहाँ पर दैट द टीचर टीच मी यस्टरडे, क्या टीचर ने मुझे कल पढ़ाया, दिस इज द इंट्रोगेटिव। क्यों डिड आया, क्योंकि सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में था। नेक्स्ट What a wonderful sight it is, this is exclamatory, exclamatory को असर्टिव सेंटेंस में करेंगे, असर्टिव कन्वर्ट कर दीजिए। यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब दी हुई है, इट इज अ वेरी वंडरफुल साइट, यहाँ पर वेरी कहाँ से आएगा ये बात ध्यान रखिएगा। यदि वॉट और हाउ, यदि वॉट और हाउ के बाद कोई एडजेक्टिव आ जाए बेटा, कोई एडजेक्टिव जैसे कि वंडरफुल एक एडजेक्टिव दिया हुआ, तो इसे असर्टिव में कन्वर्ट करने से पहले आप ये बात ध्यान रखिएगा वेरी वर्ड का प्रयोग जरूर करिएगा। इस वेरी लगाने का मतलब होता है हाउ और व्हाट का सेंस इसी में आ जाता है। इट इज अ वेरी वंडरफुल साइट, अगर आप ये लिख देंगे इट इज अ वंडरफुल साइट तो व्हाट और हाउ का कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसलिए उसके मतलब को बनाए रखने के लिए वेरी वर्ड का प्रयोग। यदि यहां पर कोई नाउन दे देता व्हाट अ साइट, बस इतना लिखा होता व्हाट अ साइट इट इज, तब यहां पर वेरी नहीं लगाते, तब यहां पर कोई एडजेक्टिव लगाते। अब वही एडजेक्टिव उठाकर यहां लगा देते, इट इज अ वंडरफुल साइट। नेक्स्ट कैन एनीवन टच द स्काई, देखो इंट्रोगेटिव दे दिया गया, इंट्रोगेटिव क्या है, पॉजिटिव फॉर्म में है। अगर इंट्रोगेटिव पॉजिटिव फॉर्म में होगा तो असर्टिव सेंटेंस कैसा होगा, नेगेटिव फॉर्म में। क्या कोई आसमान को छू सकता है, इसका मतलब है नन कैन टच द स्काई, कोई भी आसमान को नहीं छू सकता। बहुत सिंपल सा, इंट्रोगेटिव से असर्टिव। क्या कोई आसमान को छू सकता है, तो आंसर यही तो आएगा, कोई आसमान को नहीं छू सकता, आसमान को कोई नहीं छू सकता, यही तो आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है बेटा द मंकी हैज डिस्ट्रॉयड ऑल द प्लांट्स, मंकी ने सारे प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया पैसिव फॉर्म में। सो ऑल द प्लांट्स ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, ऑल द प्लांट्स, उसके बाद आपकी जो वर्ब है हैव, यहां पर एन हटा लीजिएगा, हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय द मंकी, हो गया आपका पैसिव फॉर्म। नेक्स्ट है बेटा एनी गिफ्ट वाज नॉट सेंट टू माय अंकल दिस ईयर, मेरे अंकल के द्वारा कोई भी गिफ्ट मुझे नहीं भेजा गया इस साल, एक्टिव फॉर्म में माय अंकल डिड नॉट। अब यहां पर लिखा है एनी गिफ्ट वाज नॉट सेंट, वाज नॉट सेंट का मतलब हो गया कि पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म लिखा है, क्योंकि वाज वर्ब के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म इज एम आर वाज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए दैट इज अ पैसिव। तो यहां पर माय अंकल डिड नॉट सेंड मी एनी गिफ्ट, मेरे अंकल ने इस साल कोई भी मुझे गिफ्ट नहीं भेजा है। नेक्स्ट है बेटा लास्ट करते हैं, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, कठिन परिश्रम करने के बावजूद वह असफल हो गया। सिंपल से कंपाउंड बनाना है, ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड, उसने मेहनत करी लेकिन वह फेल हो गया। तो बच्चे आज का लास्ट सवाल है, टेल मी द प्लेस ऑफ योर बर्थ। ये सिंपल सेंटेंस था लेकिन सिंपल को कॉम्प्लेक्स में करने था,
तो अब मुझे कह रहा है कि टेल मी द प्लेस ऑफ योर बर्थ, मुझे बताओ अपने प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ का मतलब जहां तुम पैदा हुए, तो टेल मी द प्लेस, मुझे वो जगह बताओ जहां तुम पैदा हुए। यू वर बॉर्न, यहां पर यू के साथ वर क्यों लगा दिया गया, प्रेजेंट में क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि इंसान एक ही बार पैदा होता है, इसलिए वो पास्ट में लिखा जाएगा, प्रेजेंट में बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा। ये बात तो समझ ही गए होंगे। ये सवाल आपके होमवर्क के लिए है, स्क्रीनशॉट ले लो। ये सवाल आपके होमवर्क के लिए है कि आपने इसे सर्च की समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट जरूर करिएगा वीडियो के एंड होने के बाद बच्चे। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। होप से आपको नरेशन, सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन में हमने बहुत सारे सेंटेंस करा दिए। तो आज के सेशन बहुत ही रैपिड फायर के तरीके से था, लगातार हमने आधे घंटे तक आपके साथ बने रहे हैं। उम्मीद है कि एनर्जेटिक सेशन पाएंगे और ऐसे ही लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।